चलो, सब लोगों को पता है एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है? एम्बुलेंस क्या होती है? एम्बुलेंस देखा है कभी? मुंबई में देखा होगा, हर 5 मिनट में एम्बुलेंस निकलती है रोड पे। एम्बुलेंस के ऊपर एक सायरन होता है, कभी ऑब्जर्व किया? उसकी जो आवाज़ होती है थोड़ी सी यूनिक होती है ना बाकी हॉर्न से। तो अगर एम्बुलेंस दूर से भी जा रहा होगा तो तुमको समझता है ना एम्बुलेंस आ रही है। देखा है कभी? अच्छा, कभी ये भी ऑब्जर्व किया कि व्हेन एम्बुलेंस इज वेरी क्लोज, द साउंड ऑफ दैट एम्बुलेंस you will hear, and when the ambulance starts moving away from you, the sound of the ambulance, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि नहीं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाउडनेस, लाउडनेस तो ऑब्वियसली कम ज़्यादा होगी ना। एम्बुलेंस अगर नज़दीक होगा तो लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम हो गया ना सोर्स का। जितना दूर जा रही होगी लाउडनेस उतनी क्या होगी? कम होती जाएगी। वो तो ठीक है। साउंड की एक और कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके मैं बात कर रहा हूँ पिच। क्या पिच डिफरेंट होती है? When ambulance is very close and when ambulance start moving away from you, दोनों केस में पिच क्या होगी? अलग अलग होगी। और पिच किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी। पिच किस पर डिपेंड करती है? पिच तो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक साउंड की पिच चेंज हो रही है, इफ द पिच ऑफ द साउंड स्टार्ट्स चेंजिंग, कैन आई से बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज आल्सो चेंजिंग? यस और नो? बट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हेन a wave passes from one medium to the other medium, the only characteristic of sound which does not change is what? Frequency. Frequency will never change. Speed can change, wavelength can change, intensity can change, direction can change, but frequency never changes. यहाँ पे तो साउंड जो ट्रैवल कर रहा है वो तो एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो मीडियम तो चेंज ही नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी क्या हो रही है? फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। हमने तो पढ़ा है फ्रीक्वेंसी का भी चेंज ही नहीं होता, तो फिर ये कैसे हो रहा है? तो इसको तुम वैसे समझो जैसे तुमने समझा होगा, रे ऑप्टिक्स टॉपिक किया तुम लोग ने? किया ना ऑप्टिक्स? उसमें तुमने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और तुम लोगों ने शायद उसमें वो भी पढ़ा होगा ना, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। पढ़ा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अपैरेंट डेप्थ? क्या होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम इज अपीयर टू बी रेज्ड अप, थोड़ा सा ऊपर दिखता है वो। तो रियल में ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता है क्या? हमको लगता है ना, इल्यूजन हो रहा है, हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है वो, इसलिए हमने उसको क्या वर्ड दिया है? अपैरेंट डेप्थ। तो वैसे ही अगर जब एम्बुलेंस नजदीक आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? चेंज हो रही है हमारे लिए, बट एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा, वो कभी चेंज नहीं होगा। हमको लग रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है भाई? चेंज हो रही है। नजदीक आ रहा है तो उसकी पिच बढ़ रही है, दूर जाए तो उसकी पिच कम हो रही है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। अपैरेंट मतलब हमको इल्यूजन हो रहा है कि भाई चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है क्या लोग? तो अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले लास्ट पार्ट, डॉपलर इफेक्ट, क्या नाम है उसका? डॉपलर इफेक्ट इसी पे बेस्ड है, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एंड फ्रीक्वेंसी बाय द ऑब्जर्वर, दोनों में क्या होगा? डिफरेंस होगा। क्या होगा? डिफरेंस होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में ये। अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता तो वी वुड हैव नॉट स्टडीड द यूनिवर्स सो वेल। इसने बहुत मदद की हमको समझने के लिए हमारा यूनिवर्स कैसा बना हुआ है, चीज़ें कैसे हो रही है हमारे यूनिवर्स में। डॉपलर इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट का हमारी लाइफ में सिंपल यूज़ केस यही है। एम्बुलेंस वाला तुम अगर याद को, या तुम अभी कभी स्पोर्ट्स देखते होगे, स्पोर्ट्स कार जो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, F1, तो देखा तुमने जब कार एकदम जोर से निकलती है, एकदम फास्ट दूर जाती है, उसकी आवाज़ कैसे आती है? उसकी पिच कम होती जाती रहती है। देखा तुमने? तो पिच मतलब फ्रीक्वेंसी। तुमको क्या पढ़ना है? डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि डॉपलर इफेक्ट क्यों हो रहा है? ये डॉपलर इफेक्ट क्यों अराइज हो रहा है? तो मैं तुमको पता है, एम्बुलेंस क्या आ रही है? हमारे नज़दीक आ रही है और दूर जा रही है। तो कहने से अगर मैं सपोज रेस्ट पे हूँ, मैं खड़ा हुआ और एम्बुलेंस वहाँ से आ रही है, तो जब एम्बुलेंस मेरे नज़दीक आएगी तो उसकी पिच क्या होगी भाई? बढ़ जाएगी। और जब एम्बुलेंस दूर जाएगी उसकी पिच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहने से देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मी एंड द एम्बुलेंस, यस और नो? यस। क्या है दोनों के बीच में? रिलेटिव मोशन है। तो डॉपलर इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं भी रेस्ट पे होता और अगर एम्बुलेंस भी रेस्ट पे होती तो क्या पिच चेंज होती? नहीं चेंज होती। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन समझने वाली है कि डॉपलर इफेक्ट कब होगा? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है? देन ओनली यू विल ऑब्जर्व डॉपलर इफेक्ट। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, रिलेटिव मोशन भी देखो कैसा टाइप के हो रहे हैं? दो हो रहे हैं। पहला, लेट्स अज्यूम एम्बुलेंस इज अ सोर्स and I am the observer. So when the ambulance starts moving towards me, this is called
क्या बोलते हैं इसको, हमने ये पढ़ा हुआ है कोलिजन में, हमने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते थे इसको, हमने इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा हुआ है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एम्बुलेंस मेरे नज़दीक आ रही है, क्या है, रेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, भाई मेरे नज़दीक आ रही है, और जब मुझसे दूर जा रही है तो क्या होगा, सेपरेशन। क्या हो रहा है, सेपरेशन। यहाँ आप लोग ने और एक वर्ड यूज़ किया, रिसीड। क्या यूज़ किया वर्ड, रिसीड। ये टर्म को समझना जरूरी है, सीटी में क्वेश्चन आ जाएगा रिसीड। आधे लोगों को इंग्लिश आती नहीं, समझ ही नहीं आएगा क्या मतलब है। रिसीड मतलब दूर जा रहा है, तो इसके मतलब दो हो रहे हैं यहाँ पे, या तो वो अप्रोच कर रहा है या रिसीड हो रहा है। दोनों केस में क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट होगा। क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट। क्लियर है चीज। तो नेक्स्ट ले लो पहले क्वेश्चन, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। लिखो लिखो, डॉपलर इफेक्ट इज द अपैरेंट चेंज, डॉपलर इफेक्ट, Doppler effect is the apparent change in frequency. Doppler effect is the apparent change in frequency. Doppler effect is the apparent change in frequency of sound. Is the apparent change in the frequency of sound due to relative motion. ड्यू टू रिलेटिव मोशन। किस किस के बीच में होना चाहिए रिलेटिव मोशन, बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सिंपल, बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो जो डॉपलर इफेक्ट है, हम ये किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, साउंड के। साउंड क्या एक वेव है। So Doppler effect is not only observed for sound waves, but it is also observed for all types of waves. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी तब भी क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट होगा। इनफैक्ट डॉपलर इफेक्ट यूनिवर्स को पढ़ने के लिए हम थोड़ा साउंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट। तो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उससे भी हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ के हम पता कर सकते हैं ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है, दूर जा रहा है। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव कि डॉपलर इफेक्ट इज डॉपलर वाज द वन जिसकी स्टडी से हमको मालूम पड़ा कि भाई हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, भाई एक्सपैंड हो रहा है। अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते चीज़ें। यू नो दैट स्टार्स जो हमको दिख रहे हैं अभी, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, और ये बहुत एक्यूरेट साइंटिफिक मॉडल प्रेडिक्शन है कि आफ्टर सम ईयर्स में भी, शायद मिलियन ईयर्स के बाद, स्टार्स हमको दिखेंगे ही नहीं। स्टार्स विल बी सो फार, वो इतने दूर चलेंगे कि स्टार लाइट यहाँ पर पहुँचेगी ही नहीं। अब ये क्यों होगा, मतलब स्टार्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अब स्टार्स दूर जा रहे हैं, कैसे होना पड़ेगा भाई, रूलर से हम डिस्टेंस तो नहीं मेजर करेंगे, वहाँ तक हम जा भी नहीं सकते। स्टार तो बहुत दूर होता है। हमारा जो नियरेस्ट स्टार है वो कितने दूर है हमारे अर्थ से, पता है किसी को? जो सबसे नियरेस्ट है, सन को नहीं बोल रहा मैं, सन तो हमारे सोलर सिस्टम में है ऑफकोर्स। जो नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से, वो कहाँ, कितनी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है? वो अप्रॉक्सीमेटली 4.32 लाइट ईयर्स। कितना है, 4.32 लाइट ईयर्स में हमारा जो नेक्स्ट स्टार है वो। हम तो वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाया, स्टार पहुँच भी नहीं सकते शायद अभी आगे फ्यूचर में भी, बहुत फ्यूचर में हमें वहाँ पता नहीं। समझ में आ रहा है क्या लोग? तो इतना दूर चले जाएंगे स्टार्स की वो लाइट ही नहीं पहुँचेगी हमारे तक। तो ये कैसे मालूम पड़ा हमको स्टार्स मूव हो रहे हैं? भाई डॉपलर इफेक्ट। कैसे मालूम पड़ रहा है? डॉपलर इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या बोला? ठीक है, चलो। तो अब हमको इस पर 3 कंडीशन पढ़नी डॉपलर इफेक्ट में। मैंने बता दी क्या क्या कंडीशन होगी। पहला, आइदर द सोर्स इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, और सोर्स इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, और लास्ट केस होगा बोथ ऑब्जर्वर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग। हमको यही करना है आज, ये हमारा लास्ट पॉइंट। क्लियर है? चलो एक एक करके समझते हैं अब। तो सबसे पहले दे दो केस 1 दे दो इसमें, when the source is at rest and observer is moving. When the source is at rest and observer is moving. ठीक है, तो इमेजिन करो यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जर्वर है। तुम्हारी बुक में लिसनर बोला है, ठीक है, मैं ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है
और ऑब्जर्वर मूव हो रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। कहाँ की तरफ मूव हो रहा है? टुवर्ड्स द सोर्स। अच्छा, ये सोर्स क्या करेगी? साउंड वेव एमिट करेगी। क्या करेगी? साउंड वेव। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर कौन सी वेव होती है? वो साउंड वेव ट्रैवलिंग इन एयर कौन सी वेव होगी? वो ट्रांसवर्स। रॉन्ग आंसर, इट शुड बी लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू गैस। मैंने लिखा है ये चीज। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड्स एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड में ट्रैवल करती है। लॉन्जिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल थ्रू ऑल मीडिया, सारे मीडियम में चल सकती है। तो अगर ये एयर की बात करूंगा तो गैस हो गया ना, तो इसमें कौन सी वेव होगी? ये लॉन्जिट्यूडनल वेव होगी। क्या होगी? तो ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो साउंड कैसी है? लॉन्जिट्यूडनल वेव है, तो वो ट्रैवल करेगी एयर में। अच्छा, लॉन्जिट्यूडनल वेव में साउंड ट्रैवल कैसे करती है? पता है हमको ये तो। वेव का मतलब होता है कैरिंग एनर्जी ना। एनर्जी कौन कैरी करेगा लॉन्जिट्यूडनल वेव में? एनर्जी कौन कैरी करेगा? वेव कौन एनर्जी कैरी करेगा भाई लॉन्जिट्यूडनल वेव में? भाई कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस। क्या तुम पढ़ के आते हो? तुमने क्या रिवाइज किया तुमने? कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शंस विल कैरी व्हाट? एनर्जी। वही एनर्जी लेके जाएंगे आगे। तो तुम्हारे पास क्या बन रही है भाई? कंप्रेशंस एंड रेरफैक्शन। अच्छा, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव में कितने कंप्रेशन रेरफैक्शन होंगे? एक एक होंगे। वन कंप्रेशन एंड वन रेरफैक्शन मेक्स वन लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा भाई? कंप्रेशन, रेरफैक्शन और इस तरीके से जाएगी, ये ट्रैवल करेगी इस तरीके से। साउंड इस डायरेक्शन में जाएगी और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, लेट्स अज्यूम द स्पीड ऑफ साउंड, हम लोग दे देते हैं सिंबल v। v का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, और ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर को मैं कुछ दे देता हूं इस तरीके से v नॉट। v नॉट का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है। अच्छा, राइट नाउ सोर्स क्या है? स्टेशनरी। तो मैं लिख देता हूं भाई स्पीड ऑफ सोर्स मतलब vs की वैल्यू क्या है? 0। भाई ये रेस्ट पे है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीज़ों का मतलब क्या होता है। तो v का मतलब होगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। v नॉट का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, और vs का मतलब क्या होगा? स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स मूविंग। तो वो तो 0 है क्योंकि वो तो रेस्ट पे है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है जब एक साउंड ट्रैवल करेगी एयर में तो क्या साउंड की कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी? ऑफ कोर्स होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल मेड इन 1 सेकेंड, या इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब ये डेफिनेशन को हम पकड़ के चलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। लेट्स अज्यूम कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है? fs। fs मतलब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द सोर्स। ठीक है, लेकिन जब ये साउंड ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी भाई? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसी हम लोग क्या बोलते हैं? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं fs का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब क्या होगा? जो ऑब्जर्वर क्या करेगा? सुनेगा फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग एफ नॉट बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोल दूंगा इसको मैं? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। भाई ये फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी निकालने का? फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सब पढ़ा हुआ है। 1/t मेरा टाइम पीरियड अपने को दिया है, यहाँ पे कुछ पता है अपने को? नहीं। फिर हाँ करेक्ट, v अपॉन लैम्डा। भाई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं हम लोग ने? अच्छा, मैं तुम्हारे यहाँ पे f यूज़ कर रहा हूँ, शायद तुम्हारी बुक में उन्होंने स्मॉल n दिया है, मैं f यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तुमको जो n ले सकते हो, मैंने f यूज़ किया है। तो v का फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। याद है वेव इक्वेशन हमने किया था ये? दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई कि एफ एस इज इक्वल टू वॉट?
v बाय लैम्डा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें अब एक चीज समझना है कि जब ये साउंड ट्रैवल कर रही है एयर में और जो ऑब्जर्व तक पहुंच रही है, क्या इसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है? इसकी वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही भाई, वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही साउंड की। जब साउंड पहुंचेगा ऑब्जर्वर तक तो वेवलेंथ उसकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी सोर्स निकालने का, v बाय लैम्डा। v मतलब स्पीड ऑफ साउंड, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ साउंड। समझ में आया इतना? अच्छा, अब देखो ध्यान से, सपोज अगर इमेजिन करो कि भाई ये मूव नहीं कर रहा होता, ये मूव नहीं कर रहा, पहले केस में लेते हैं कि सपोज ये रेस्ट पे होता, सपोज, तो यहां से साउंड ट्रैवल करती है उसके पास। ठीक है, साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है क्या? नहीं होती, सेम फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी थी लेट्स से 100 हर्ट्ज। कितनी थी? एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है? तो 100 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा? कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनी? 100 वेव्स। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो इसका मतलब ये है कि यही 100 वेव्स इन 1 सेकेंड में जो बनी है वही इसके पास पहुंच जाती, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब इमेजिन करो कि ये भाग के आ रहा है इसके पास। देखो, उसको तुम लॉजिकली समझो। तुम लोगों ने कभी कैच तो खेला होगा, खेला है कि नहीं कभी? तो इमेजिन करो तुम खड़े हो यहाँ पे स्टेशनरी, सामने वाला पे स्टेशनरी खड़ा है, उसने बॉल फेंकी, तुमने कैच कर ली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो इमेजिन करो कि तुम बॉल फेंक रहे हो, सामने वाला भाग के आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो उसको वो बॉल स्पीड में दिखेगी, स्लो दिखेगी? स्पीड में दिखेगी ना? क्या दिखेगी उसको? लगेगी फास्ट आ रहा है एकदम बॉल, और एक्चुअली में लगेगी नहीं, हो रहा है ये। क्यों हो रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या हो रहा है? रिलेटिव वेलोसिटी। भाई बॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, तुम बॉल की तरफ भाग के जा रहे हो, स्पीड क्या हो गई? एड अप हो गई। ये हमने किया था रिलेटिव वेलोसिटी, याद है? स्पीड क्या हो गई? एड अप हो गई। तो वैसे ही अगर ये जब भाग के जाएगा साउंड की तरफ, तो इसको साउंड फास्ट आते हुए दिखेगी, स्लो? भाई फास्ट दिखेगी। क्या दिखेगी? फास्ट। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस केस में अब स्पीड ऑफ साउंड क्या हो रही है भाई? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। भाई लैम्डा चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई फ्रीक्वेंसी, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो क्या होता है, v बाय लैम्डा होता है। लैम्डा तो सेम रहेगा ना, लैम्डा तो चेंज नहीं हो। अब क्या चेंज हो गई? स्पीड चेंज हो गई। कितनी स्पीड हो जाएगी? अब कितनी स्पीड से दिखेगी उसको साउंड? v प्लस वी नॉट। कितनी स्पीड से दिखेगी? v प्लस, ऐसे ही होगा ना, जब मैं बॉल फेंकूंगा तो लेट्स से बॉल जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से और तुम भाग के जा रहे हो 1 मीटर पर सेकंड से, तो तुमको स्पीड, तुमको बॉल की स्पीड कितनी दिखेगी भाई? 21 दिखेगी, तुमको स्पीड में दिखेगी बॉल। तो वैसे ही इसको स्पीड ऑफ साउंड क्या दिखेगी भाई? फास्टर दिखेगी। उसको लगेगा फास्ट चल के आ रही है मेरे पास, तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? v प्लस। क्या ये समझ में आया? यस और नो? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? पढ़ा है तुमने? भाई एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ से आ रही है, मैं बोलूँगा रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, क्या करेंगे हम दोनों को? ऐड तो करेंगे। याद आ रहा है हमने किया है ये? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v बाय लैम्डा। भाई लैम्डा तो चेंज ही नहीं हुआ, लैम्डा तो सेम है। क्या चेंज हो गई? स्पीड। स्पीड चेंज हो गई तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो स्पीड क्या हो गई यहाँ पे? चेंज हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का? अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का। लेकिन अभी ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं, इसको प्रॉपर फॉर्मूला में लिखते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ एस। यस और नो? लिख सकता हूँ मैं इसको? तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? एफ नॉट इज इक्वल टू v प्लस वी नॉट अपॉन, कितना हो जाएगा ये? v अपॉन एफ एस। एफ एस कहाँ जाएगा? ऊपर। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? fs। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला टू कैलकुलेट अपैरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वर जब ये दौड़ के जाएगा कहाँ पे? सोर्स के पास। तो ध्यान से देख सकते हो तुम, ये स्पीड बढ़ गई तो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? बढ़ गई। क्या क्या कांस्टेंट है? एफ एस कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। स्पीड ऑफ साउंड कभी भी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज होगी, तो सेम रहेगा, वी रहेगा। सिर्फ ऊपर का पार्ट बढ़ गया तो ये भी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गया भेजे में ये, तो समझा इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हुई? क्यों चेंज हुई इसकी फ्रीक्वेंसी? क्योंकि उसको स्पीड ऑफ साउंड क्या लगी? ज़्यादा फास्ट लगी उसको, उसकी तरफ जब स्पीड ऑफ साउंड है तो उसकी स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई अचानक। क्लियर है चीज़? अच्छा, अब अगर सेकंड केस में बोलूँ कि द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो अब क्या होगा? स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तुम अपने पास देख लो, मैं तुम्हारे पास बॉल फेंक रहा हूँ, तुम दूर भाग के जा रहे हो, तो तुम्हारे पास बॉल क्या आएगी? थोड़ी स्लो आएगी। तो अगर स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस के बदले क्या आ जाएगा? माइनस।
तो अगर माइनस आ गया मतलब उसकी स्पीड कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है चीज़? इसी को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? क्लियर है? इजी है एकदम, डिफिकल्ट तो नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? स्पीड ऑफ साउंड। क्या चेंज हो रही है? स्पीड। और कैसे हमने निकाली स्पीड ऑफ साउंड? रिलेटिव वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो टेक डाउन दिस फर्स्ट केस, ये कॉपी करो प्लीज। तो तुम्हारी बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, मैं तुमको अलग तरीके से दिखाया है, एकदम सिंपल तरीके से दिखाया है। ये ज़्यादा बेटर है समझने के लिए। ठीक है, सीईटी में इसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉपी कर लो प्लीज। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी सेम है और तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट, तो फिर कोई नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी हो गए ना, तो रिलेटिव मोशन ही नहीं हुआ दोनों के बीच में। करेक्ट। दिस पार्ट वॉज वेरी इजी। अगला पार्ट थोड़ा समझते हैं अच्छे से। क्या तुम इसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को कि स्पीड कैसे ज़्यादा आ रही कम आ रही? ठीक है ना, जब तुम किसी चीज़ के पास भाग के जाओगे तो तुमको स्पीड क्या दिखेगी? उसकी ज़्यादा ही तो दिखेगी। और जब तुम दूर भाग रहे हो तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी थोड़ी सी। ये तुम समझ सकते हो लॉजिकली, इसके लिए फिजिक्स की ज़रूरत नहीं है, तो लॉजिक है चीज़। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है, वेवलेंथ ऑफ साउंड विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो रही भाई। यहाँ पे खाली लिख दो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम सोर्स, और एफ नॉट होगा अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। तो न्यूमेरिकल में लोग बोलते ही हैं कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो ऑब्जर्वर की, तो तुम निकाल सकते हो फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला यूज करना है तुमको। फिनिश्ड। अगला केस खुद से कर सकते हो। यहाँ पे सेकंड में होगा व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ नॉट विल बी इक्वल टू वी माइनस वी नॉट बाय वी इंटू एफ एस। खाली प्लस के बदले क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमको पता होना चाहिए। ये केस में द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अब हमको बताना है ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी साउंड की? ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। Did you guys started already टारगेट सॉल्व कर रहे हैं सब लोग? किधर टॉपिक के टारगेट नहीं किए? टारगेट करो, तुम लोग पहले कर रहे थे ना टारगेट, बंद कर दिया अब? पहले वो तो बहुत टाइम लगा। तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन एवरी डे मेक श्योर दैट यू सॉल्व एटलीस्ट 30 MCQ। ज़्यादा बोल ही नहीं रहा हूँ मैं, हर टॉपिक के कितने करना है? 30 MCQ बस। उतना फिजिक्स का कर लो, केमिस्ट्री का कर लो, मैथ का कर लो, रोज़ उतने करो बस, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। उतने भी करने लग जाते हैं अभी तक, तब तो तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स के हो गए। और सारे टॉपिक्स तो है भी नहीं सीटी में ना, सीटी में टॉपिक्स भी कम है। मैग्नेटिज्म नहीं है तो नहीं करना है उसको। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिज्म नहीं है तो मत करो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स नहीं है सीटी में तो मत करो। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, साउंड है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करो, ठीक है, रिवाइज करो और 30 MCQs करो रोज। तो ही डाउट आएंगे, तो ही तो पूछोगे ना मुझे। ठीक है, हो गया ये? चलो, ये तो इजियर पार्ट था। अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। कब? नाउ सोर्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वर रेस्ट है, स्टेशनरी है। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, जब मैं खड़ा हूँ ऐसे और एम्बुलेंस मेरे पास आ रही है। अब ये वाला केस करना है। अब देखो उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे होगी और कौन रिस्पॉन्सिबल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, वो देखते हैं। ठीक है, चलो तो दे दो नेक्स्ट हेडिंग। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर।
बराबर है। अब ऑब्जर्वर रेस्ट में और सोर्स मूव होके जा रहा है कहाँ पे, ऑब्जर्वर के पास। अब मुझे एक बात बताओ, पहले इसको समझने के पहले थोड़ा सा एक बेसिक्स में वापस रिवाइज कर देता हूँ, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। कैन यू रिकॉल ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, कौन सी है, इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, राइट। अच्छा, एक ट्रांसवर्स वेव में कितनी क्रस्ट ट्रफ बोल दी थी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। तो तुम्हारी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और तुम्हारी एक वेव यहाँ खत्म हो गई, यस और नो। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, क्या बोलते थे उसको। और अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है तो क्या बोलते हैं उसको, वेव लेंथ। याद आ रहा है, हमने डबल पीरियोडिसिटी की थी। तो एक टाइम पीरियड में ये वेव कितना ट्रैवल करती है, एक वेव लेंथ। वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, हमेशा वन वेव लेंथ, हमेशा ये वन वेव लेंथ ही करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कहना है इससे, ये तुम्हारी फर्स्ट वेव है और ये तुम्हारी क्या है, सेकेंड वेव, यहीं से स्टार्ट हो रही है ना। तो कहना है डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, ये देखो डॉपलर इफेक्ट दिख रहा है तुमको, दूर जाएगी तो देखो अब इसकी पिच क्या हो रही है, कम हो रही है, दिस इज डॉपलर इफेक्ट, राइट। ठीक है, अब तो बहुत दूर चली गई वो, ठीक है। तो मैं कहने से ये जो वेव तुम्हारी फर्स्ट वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और सेकंड वेव तुम्हारी यहाँ से स्टार्ट हुई, तो कहने से वेवलेंथ इज आल्सो नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स, यस और नो। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसी को अगर मैं अब ट्रांसलेट कर दूँ किसमें, लॉन्जिट्यूडल वेव में, तो लॉन्जिट्यूडल वेव में क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी फर्स्ट वेव और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सेकेंड वेव। तो इसके जो डिस्टेंस होगा इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, वेवलेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वेवलेंथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज़। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे v की वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड है, vs मतलब स्पीड ऑफ सोर्स, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग f लेंगे अभी भी। तो हमारे टर्म सारे सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे अब, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे हमारे, ठीक है, वो सेम रहेंगे सब। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ बार बार, समझ में आ गया ना, v0 का मतलब क्या होता है, fs का मतलब क्या है, वो सब सेम होंगे, ठीक है। तो मुझे अगर फ्रीक्वेंसी निकालते, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, v बाय लैम्डा, यही होगा फॉर्मूला यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मतलब f0 निकालनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जब साउंड इसके पास पहुंचेगी तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, अब क्या स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी यहाँ पे कि कम होगी कि क्या होगी, क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों बेटा, कम क्यों हो जाएगी, कम क्यों हो जाएगी। देखो अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है गाइस, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने। खुद लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि जब ये सोर्स साउंड एमिट करेगी तो वो साउंड यहाँ पहुंचेगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कम होगी या सेम रहेगी, कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। क्यों, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो ऑब्जर्वर तो ज़्यादा हो जाएगी। भाई पहले वाले केस में तुमको समझ में ना ज़्यादा क्यों हो रही थी, क्योंकि ऑब्जर्वर भाग के जा रहा था उसके पास, अब ये इसके पास नज़दीक जा रही है साउंड। अब देखो देखो यही ट्रिकी पार्ट है, अब समझने की कोशिश करो। आई नो तुम लोगों ने रेलोसिटी बहुत ठीक से किया नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली बोलो सीटी में वो है भी नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, JEE नीट होता तो फिर उसमें हम लोग पूरे एक वॉल्यूम करते हैं बैठ के, उसमें फिर सारी चीज़ें बताता हमें, उसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। तुम दिमाग लगाओ, सपोज तुमने देखी मूवीज़ आजकल आती है बॉलीवुड की, घटिया मूवी साउथ की, उसमें हीरो भागता रहता है गाड़ी के ऊपर, देखा तुमने। तो इमेजिन करो कि गाड़ी चल रही है और उसके पास अपने ऊपर एक रजनीकांत खड़ा है वहाँ पे और भाग रहा है उसके ऊपर। अच्छा, गाड़ी की स्पीड और रजनीकांत की स्पीड क्या होगी भाई, अलग अलग हो। गाड़ी की स्पीड तो मैच ही नहीं कर पाएगा, या तो उससे आगे निकल जाएगा, गाड़ी की स्पीड जो है उससे ज़्यादा फास्ट भागेगा वो, और वो भाग रहा है गाड़ी की स्पीड पे। लेट्स से गाड़ी की स्पीड, कार की स्पीड है 20 किलोमीटर और अपना रजनीकांत 40 किलोमीटर से भाग रहा है। अच्छा, रजनीकांत जब जंप करेगा वहाँ से तो रजनीकांत की स्पीड 40 से ज़्यादा होगी, कम होगी, भाई ज़्यादा होगी, ये सुन लो, क्योंकि वो जो कार है वो भी क्या करेगा, रजनीकांत को इम्पैक्ट करेगी अपनी वेलोसिटी। ठीक है, फेयर इनफ, उसमें स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, ज़्यादा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही होगा, तुम देख लो करके, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। लेकिन रजनीकांत वेव तो है नहीं, रजनीकांत क्या है भाई, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग किससे बने हुए हैं भाई, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स है, तो हम तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। हम लोग को ये वेव इम्पार्ट करेगी वेलोसिटी है, लेकिन वेव पार्टिकल है क्या,
तो ये जो मैकेनिक्स है वेव के लिए वो चेंज हो जाएगी भाई। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड ऑफ साउंड सपोज 330 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो सोर्स भले कितनी भी स्पीड से चलते हो, स्पीड ऑफ साउंड उसकी चेंज नहीं हो जाएगी, उसकी बढ़ नहीं जाएगी। तो ये मत सोचो कि 330 मीटर पर सेकंड से जा रही है और सोर्स भी कुछ स्पीड से जा रहा है तो उसको स्पीड ऐड अप हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। ये जो वेव है ये सोर्स के ऊपर बैठ के नहीं चल रही है। सोर्स ने क्या किया, एमिट कर दिया, उस चलते चलते उसने क्या किया, एमिट कर दिया, तो साउंड चली गई आगे, वापस उसने एमिट कर दिया, साउंड आगे चली गई। तो साउंड की स्पीड क्या होगी यहाँ पे, सेम होगी, चेंज नहीं होगी। अब स्पीड ऑफ साउंड नहीं चेंज होगी। ये मत सोचो 330 से 350 हो जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज़। हाँ, अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता तो क्या होता, उसकी स्पीड चेंज हो जाती, यस। पर ये तो वेव है, वेव की मैकेनिक्स ऐसे काम नहीं करती। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं काम करती, खुद तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा। तुमको मालूम है विच इज़ द फास्टेस्ट फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स? हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं उसमें सबसे कौन सी चीज़ जो फास्टेस्ट है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को कोई बीट नहीं कर सकता अभी, अनबीटेबल, इनविंसिबल, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। कितनी होती है उसकी वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, अप्रॉक्सीमेटली ले रहे हैं हम। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। अब इमेजिन करो कि तुम चला रहे हो एक्सप्रेस वे में, लोनावला जा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में हेडलाइट होती है, उससे क्या निकलती है, लाइट। तुम्हारी गाड़ी की स्पीड भी बहुत बढ़िया स्पीड होती है, लोनावला एक्सप्रेस वे में 150 किलोमीटर तक खींचते हैं लोग अपनी गाड़ी। जिनको एक्सीडेंट करके ऊपर जाना है जल्दी, वो चलाते हैं फास्ट गाड़ी, ठीक है। तो इमेजिन करो तुम्हारी गाड़ी चल रही है 120 किलोमीटर से, और तुम्हारी जो गाड़ी की हेडलाइट है उससे लाइट निकल रही है बाहर, उसकी स्पीड कितनी होगी? 3 × 10⁸। तुमको क्या लगता है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, 3 × 10⁸ से और बढ़ जाएगी उसकी स्पीड? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लॉज हमारे फिजिक्स के इनवैलिड हो जाएंगे भाई, क्योंकि सी की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वो चेंज नहीं हो रही है भाई, वो चेंज नहीं होगी। तो वैसे ही साउंड भी तो है ना, वेव ही तो है। तो जब साउंड निकलेगी यहाँ से बाहर तो उसकी स्पीड तो ना एड अप हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी। अब तो उसकी स्पीड जब यहाँ पे पहुंचेगी तो कितनी होगी उसकी स्पीड, v। कितनी होगी, v होगी। तो मैंने यहाँ पे v लिख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सेम स्पीड से पहुंच गए साउंड इसके पास। तो अब सोच लो तुम, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड और लैम्डा पे। स्पीड तो भाई चेंज नहीं हुई, तो अब क्या चेंज हो रहा होगा, हाँ क्या चेंज हो रहा होगा, वेव लेंथ। अब क्या चेंज होगी इस केस में, वेव लेंथ चेंज होगी भाई। स्पीड ऑफ साउंड तो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब हमको चेक करना है कि भाई इसकी वेव लेंथ कैसे चेंज हुई, अब वो करते हैं। कितना बार समझ में आ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो सकती भाई, वो उतनी स्पीड से ही पहुंचेगी उसकी, ठीक है। अब समझते हैं इसकी वेवलेंथ कैसे चेंज हो गई। इसको मैं लैम्डा डैश लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा डैश, मतलब वेवलेंथ चेंज हो गई उसकी, ठीक है। कैसे चेंज हो गई वो समझते हैं। तो इसका एक अलग से एक बनाता हूँ डायग्राम। ये सोर्स है, ठीक है, ये कुछ स्पीड vs से चल रही है, इससे पहली वेव निकली यहाँ पे इस तरीके से, ये दूसरी वेव है, और फिर इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं लेट्स से पॉइंट P। मैंने कोई पॉइंट P ले लिया भाई, यहाँ से वेव स्टार्ट हुई चलना, बनना, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पॉइंट Q, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने एक टाइम पीरियड में, तो 1 टाइम पीरियड में ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 1 वेव लेंथ कितना करेगी। तो लेट्स से ये जो वेव है वो यहाँ पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, अब Q पे पहुँच गई। कहाँ पे पहुँच गई, ये Q पे पहुँच गई। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ठीक से फिर से इस बार। तो यहाँ पे मेरी ये वेव अब यहाँ पहुँच गई, ठीक है, P से यहाँ पे Q पे पहुँच गई है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा भाई ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये वाला, तो कितना आएगा आंसर भाई। स्पीड ऑफ वेव कितनी है, v है, और कितने टाइम में ट्रैवल किया, 1 टाइम पीरियड में। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये, v × t, यस और नो। भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड × टाइम। स्पीड कितनी है वेव की, v, और टाइम कितना लिया उसको, टाइम पीरियड। 1 टाइम पीरियड में इतना पहुंच गई वो, ठीक है। अच्छा, अपन 1 टाइम पीरियड में ये सोर्स भी तो चलेगा ना आगे, ये सोर्स थोड़ा रुका है, सोर्स भी तो जा रहा है ना कुछ स्पीड से, तो ये भी तो चलेगा। तो सोर्स सपोज यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, ये सोर्स अब यहाँ पहुँच गया, ठीक है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसने पॉइंट P से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अब सोर्स, भाई सोर्स की स्पीड कितनी है, vs, और टाइम कितना, टाइम पीरियड ही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, vst। कितना ट्रैवल किया उसने, vst ट्रैवल किया। समझ में आ रहा है इतना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। पॉइंट P से पॉइंट Q तक वेव ट्रैवल कर गई, कितने टाइम पीरियड में, कितने टाइम में ट्रैवल किया, 1 टाइम पीरियड में। तो P से Q पहुंच गई एक वेव, तो जब वेव आगे जाएगी तो सोर्स भी तो आगे जाएगा ना कुछ स्पीड से, क्योंकि वो भी स्पीड से चल रहा है।
तो वो पॉइंट पे से चालू की तो कहाँ पहुंची, वो यहाँ पे पहुंची, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वी एस टी करके उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सॉरी यहाँ पे पहुंच गया वो। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब सोर्स यहाँ पहुंच जाएगा तो अब सोर्स तो बनाएगा ना, फटाफट वेव बनाएगा वो, एक वेव बना के छोड़ देगा क्या, वो आलसी तो है नहीं, वो तो और वेव बनाएगा वो। तो उसने अब वेव यहाँ से चालू की बनाना, यहाँ से चालू करेगा फिर से वेव बनाना। तो ये यहाँ से सेकंड वेव चालू होगी और यहाँ पे कौन सी वेव पहुंची है, फर्स्ट वेव। ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ नहीं, जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव लेंथ। क्या बोलेंगे इसको, मैंने अभी बताया था ना, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स को क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ। तो तुम्हारी एक वेव अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये तुम्हारी फर्स्ट वेव है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेव लेंथ हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूँ लैम्डा डैश। क्या बोल दिया इसको मैंने, लैम्डा डैश। ये तुम्हारी वेव लेंथ हो गई। अब मुझे बताओ, अगर मुझे वेव लेंथ निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं वेव लेंथ, भाई पूरा डिस्टेंस कितना है, वी टी, ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, वी एस टी, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी टी माइनस वी एस टी। समझा, कितना हो जाएगा ये, वी टी माइनस वी एस टी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन वी टी माइनस वी एस टी। सबको समझ में आया इतना, यस और नो। ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक अलग बनाता हूँ फिर डायग्राम। ये समझ में आया सब लोग को, प्लीज आस्क मी इफ यू नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट। क्या ये समझ में आया पार्ट, यस और नो, हाँ नहीं समझ में आया, चलो अभी मैं इसके लिए एक नया डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, शायद इससे समझ में आ जाएगा। इससे एक वेव निकली, ठीक है, ये वेव सपोज यहाँ पे थी पॉइंट पी पे और ये मैंने कुछ पॉइंट क्यू लिया, तो ये वेव आगे जाएगी क्यू तक पहुँच गई। कहाँ तक पहुँच गई ये वेव, क्यू तक पहुँच गई, ये वेव अब क्यू पे पहुँच गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इसकी स्पीड कितनी है v, और लेट्स से उसने वन टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम में किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, vt। ये तो समझा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो v इंटू t से ये वेव q तक पहुंच गई। अच्छा अब ये सोर्स भी तो आगे जा रहा है ना, तो वन टाइम पीरियड में सोर्स भी तो आगे जाएगा। तो लेट्स से सोर्स कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया कहीं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए तो टाइम पीरियड कितना लगा, t लगा। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ तक, वी एस इंटू टी, कितना ट्रैवल किया, वी एस टी। अच्छा अब ये सोर्स फिर से वेव तो बनाएगा ना, तो इसने अब दूसरी वेव बनाना चालू की यहाँ से, तो ये तुम्हारी सेकेंड वेव है और ये तुम्हारी कौन सी है, फर्स्ट वेव। भाई इनके जो डिस्टेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेव लेंथ बोलते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस मुझे निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ये डिस्टेंस से ये माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे। तो उसका वेवलेंथ कम हो रहा है, वेवलेंथ क्या हो रहा है बस का, कम हो रहा है, करेक्ट। वेवलेंथ क्या हो रही है उसकी, कम हो रही है, करेक्ट। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया, वी टी माइनस वी एस टी। आप समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अच्छा याद करो, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू वॉट, फ्रीक्वेंसी। 1 अपॉन टी इज इक्वल टू वॉट, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी विल बी इक्वल टू वॉट, फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी होगी भाई, सोर्स में ना, साउंड की कहाँ से आ रही है, सोर्स से। तो मैं एफ एस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, एफ एस लिख रहा हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा भाई, v अपॉन v कितना आ जाएगा, अपॉन एफ एस आ जाएगा ये, और ये भी कितना आ जाएगा, वी एस अपॉन एफ एस। क्लियर है, एफ एस कॉमन है, एफ एस कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो कितना आ जाएगा एफ नॉट का फॉर्मूला, v अपॉन v माइनस वी एस ब्रैकेट एफ एस। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट apparent frequency when the source starts moving towards the observer. Is it clear? तुमको बैठने किसने बोला, खड़े रहो, बैठना नहीं है बेटा, हाँ पाव दर्द होना चाहिए। एफ नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ एस। क्या समझ में आया ये पार्ट। तो इस पार्ट में क्या चेंज हुई है, वेव लेंथ चेंज हो गई, और क्या हो गई, वो कम हो गई। स्पीड सेम है भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है चीज़। अच्छा अब अगर इसी में मैं बोलता हूँ कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी अब, है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कैसे बेटा, फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, स्पीड तो सेम है, तो मतलब क्या चेंज होगी अब, वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होगी अब, बढ़ेगी। तो ये जब बढ़ेगा तभी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, कम होगी। तो अब इसको बढ़ाया तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, अब प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ माइनस का क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो तुम्हारी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। जब सोर्स जा रहा है तब वेवलेंथ कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ रही है, पर जब सोर्स अवे जा रहा है तब उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, हाँ, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम। मतलब लॉजिकली नहीं समझा कैसे होता है। नहीं तो तुम समझना, स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर जब ये दूर भी जा रहा होगा तो उसकी साउंड कितने से दूर जा रही है, उसकी वी से, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या चेंज हो रही है, सिर्फ वेव लेंथ चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये कॉपी करो प्लीज़, ये वाला पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला लिख लो प्लीज़, ये वाला। पहले कॉपी कर ले, फिर पानी भर के आ, सुसु करके आ। समझने की थोड़ा कोशिश करो कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू में जब एक वेव जा रही है, तो जब वेव ट्रैवल करेगी तो सोर्स भी ट्रैवल करेगा साथ में, राइट? अच्छा, सोर्स और स्पीड ऑफ वेव सेम है क्या? अलग अलग है भाई। तो स्पीड ऑफ वेव ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, सोर्स ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये समझो। तो जब नई वेव चालू होगी बनना, तो नई वेव और पुरानी वेव के जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पे वेव लेंथ कम हो गई यहाँ पर। तो लॉजिकली बेटा यही हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट अगर तुम करोगे तो तुमको यही मालूम पड़ेगा कि वेवलेंथ कम हो रही है इसमें, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है भाई, बढ़ रही है। सॉरी, हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जब सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर के पास, लेकिन जब ऑब्जर्वर से दूर जाएगा सोर्स तो उसमें वेवलेंथ क्या होगी भाई, बढ़ती जाएगी। क्या होगा, बढ़ती जाएगी। और यही डॉपलर इफेक्ट है, और इसी से डॉपलर ने पता किया कि जो स्टार्स है वो कहाँ जा रहे हैं भाई, दूर जा रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका पिच बढ़ेगा। करेक्ट, करेक्ट, पिच बढ़ेगा उसका। तो इसलिए तो जब एम्बुलेंस हमारे नज़दीक आती है तो उसकी पिच ज़्यादा होती है ना, और जब एम्बुलेंस दूर जाती है तो उसकी पिच क्या होती है, कम होती है। वही तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। अरे ये कॉपी कर लिया क्या ये? तो नेम प्लेस एनिमल थिंग चालू कर दिया खेलना। फिर ये जो मैंने डेरिवेशन दिया है तुम्हारे बुक में इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन किया है गाइस। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। अगर तुमको तुम्हारी बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, इजी लग रहा है, तो तुम वहाँ से पढ़ो, फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है यहाँ पे मतलब उसका। तो अगला केस में तुम लोग खुद से कर लो। अगले केस में क्या हो रहा है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो यहाँ पे से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस, दैट्स इट। और कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा बाकी सारी चीजें। तो दो चीजें समझनी है कि जब ऑब्जर्वर मूव होता है सोर्स के पास तो क्या चेंज होती है, स्पीड ऑफ साउंड, और जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास मूव होता है तो क्या चेंज होती है, वेव लेंथ। ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर तुमको समझना है। ये समझ गए तो ये टॉपिक हो गया डॉपलर इफेक्ट। अब सीटी में और कोई भी जेडब्ल्यू मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी कितना भी घुमाने दो, इसको तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। चलो हो गया ये कॉपी करके, एक कॉन्सेप्ट बता दो फिर जाओ, फिर आराम से घूम के आओ क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब दे दो। अब अगर तुमको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो बाकी कॉन्सेप्ट इज डैम इजी। अब अपने को बात करनी है किसके बारे में, ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव हो रहे हैं। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी पहले बताओ, दिमाग से बताओ कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 4। पहला, दोनों नजदीक जाएंगे। दूसरा, दोनों दूर जाएंगे। तीसरा, एक दूर जा रहा है एक नजदीक आ रहा है। और चौथा, दूसरा नजदीक आ रहा है दूसरा दूर जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है चीज? तो ये हमको करना है 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब देखो इसका फॉर्मूला लिखना कैसे है। मैं पहले एक केस बता दूंगा, बाकी के 3 केस तुमको खुद से लिखना है। फॉर्मूला कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला डिवाइस कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो पहला केस लेते हैं जब ऑब्जर्वर और सोर्स बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सोर्स है और यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होगी, vs, और उसकी स्पीड होगी v0।
अब तुमको निकालना है अपेंड। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ लॉजिकली, जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाता है तो अपेंड फ्रीक्वेंसी बेटा बढ़ती की कम होती है? बढ़ती है, करेक्ट है? क्या होगी? बढ़ती। अच्छा सिमिलरली अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाता है तो अपेंड फ्रीक्वेंसी बढ़ती की कम होती है? बढ़ती है। मतलब दोनों केस में क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो तुमको देखो कैसे निकला है फॉर्मूला, एफ नॉट लिखना है, ठीक है। न्यूमिनेटर में तुम्हारा होगा v और v नॉट, और डिनोमिनेटर में होगा v और vs, इसका होल ब्रैकेट किसमें आएगा? fs। तुमने अगर ऑब्जर्व किया तो हर फॉर्मूला में fs तो आ रहा है ना, तो वो तो रहेगा यहाँ पे। v नॉट कहाँ आएगा? ऊपर, vs आएगा नीचे। अब मुझे बताओ, पहले ऑब्जर्वर की बात करते हैं। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी ये है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, तो इसको क्या करेंगे? प्लस की माइनस? प्लस करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? प्लस साइन। अच्छा सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो अगेन अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये सोर्स की स्पीड है और ये स्पीड ऑफ साउंड है। तो मुझे बताओ इसको प्लस करेंगे कि माइनस? भाई माइनस करेंगे, क्योंकि जब मैं इसको माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? कम, और इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, v प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस इंटू। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से हम डिवाइस करना है फॉर्मूला, सब कर सकते हो खुद से। अगला है सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, उसका फॉर्मूला निकाल के दिखा मुझे क्या होगा। पहले कॉपी करो फटाफट और उसका फॉर्म निकाल। तुम्हारी बुक में ये फॉर्मूला जैसे अलग अलग करके नहीं दिए, उन्होंने प्लस माइनस करके लिख के छोड़ दिया है, तुम लोग अलग अलग करो, तुम्हारे लिए बेटर है। सेकेंड केस है सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों दूर जा रहे हैं। तो जब सोर्स मूव करेगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर तो फ्रीक्वेंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। सिमिलरली जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तुमको उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाना है। मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यस। और इंटीग्रेट वालों का भी पेपर हुआ था अभी बीच में, उसके मार्क्स आ गए हैं। कितना है बेटा मकवाना? आउट ऑफ 50 टॉपर, वेरी गुड। और कौन कौन है इंटीग्रेटेड? क्यों इतना कम? तू सबसे लीस्ट होगा ना निर्मला में। और बेटा 36, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम भाई, 36 आ गया इसको, वेरी गुड। और कौन है इंटीग्रेटेड? बस इतने ही है। हाँ 45 ऑफ 50, वेरी गुड। 44, 41, तो मतलब 40 के नीचे, 36 के नीचे किसी को आया ही नहीं होगा पूरे कॉलेज में। क्या क्वेश्चन बैंक दिया था वहाँ पे भी? पूरा पेपर ही दे दिया था। समझ गया, याद आ गया मुझे। मतलब तुमको अगर पूरा क्वेश्चन पेपर भी दिया जाए तब भी तुम फुल नहीं ला सकते हो, ये भी एक टैलेंट है। पूरा पेपर आने के बाद भी फुल नहीं लेके आ रहे हो तुम। तुम लोग अगली अब कौन सी एग्जाम देने वाले हो? अच्छा यहाँ पे तुमने ग्रेविटेशन दिया था अभी टेस्ट, मिल गए मार्क्स? ग्रेविटेशन में मिल गए? कितने मार्क की टेस्ट थी वो? 20 आया किसी को 20 में से 20? क्यों? क्लासेस के टेस्ट में फुल नहीं आ रहा है, कॉलेज एग्जाम में फुल आ रहा है, क्यों भाई ऐसा? डेरिवेशन में मार्क्स काट डाले। आई थिंक डेरिवेशन सिर्फ एक ही पूछा था लोग ने, राइट? शट अप। मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा? व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए अब? ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम। तो कम हो रही है तो क्या होगा? ऊपर प्लस की माइनस साइन आएगा, क्योंकि ऊपर का कम होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अच्छा सोर्स इज ऑल्सो मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो अगर इसको कम करना है तो नीचे क्या आना चाहिए? प्लस। तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। तो आगे के दो केसेस भी खुद से कर लो। तीसरा केस है व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। और लास्ट केस होगा व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। स्टार्ट। दो ही केस बच रहे हैं। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। और लास्ट केस होगा सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। स्टार्ट। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा।
चलो चलो जाओ फटाफट, डिवाइस करो फॉर्मूला। देखो कितने स्मार्ट हो गए तुम लोग, खुद के फॉर्मूला बना रहे हो तुम। यस, ओ माई गॉड। आ गया बेटा बनाने पक्का। एक बार बोर्ड में लिखो क्या है तो सबको समझ में आ जाए। आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मार्क्स इतने अच्छे आ रहे कॉलेज में, तो फिर यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाओ। आई वॉन्ट यू गाइज टू डू वेल इन एग्जाम्स। पहला बनाओ फॉर्मूला, व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। चलो अब चुप हो जाओ गाइज, जिसको नहीं आया वो देख लो एक बार बोर्ड पे। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। बेटा उल्टा पकड़ा है पेन। ओके, सो सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, राइट। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब नीचे का पार्ट क्या होना चाहिए, कम, तो माइनस साइन आएगा, बराबर है। अच्छा, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, कम। कम होगी मतलब ऊपर का पार्ट में आना चाहिए माइनस, तो माइनस साइन बराबर है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वाला बना दो, लास्ट केस, व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। कम होगी मतलब नीचे वाला पार्ट करना चाहिए प्लस, तभी तो कम होगा, तो प्लस बराबर नीचे। एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो ऊपर वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, प्लस। प्लस है, वेरी गुड। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट ये वाला, तो ये सही है दोनों फॉर्मूलाज। ठीक है, अब अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तुमको यही फॉर्मूला यूज करना है और इसी से तुमको निकालना है। क्लियर है। अच्छा, इसके पहले जो हमने दो फॉर्मूला बनाए थे वो इसी में से डिराइव हुए थे ना। पहले वाले केस में क्या था, ऑब्जर्वर वाज मूविंग एंड सोर्स वाज एट रेस्ट। तो अगर सोर्स रेस्ट में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो अपना फॉर्मूला क्या था, v प्लस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ एस। याद आ रहा है, यही बना था। सेकंड केस में क्या था, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट एंड सोर्स वाज मूविंग, तो ऑब्जर्वर की स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। तो अपना फॉर्मूला क्या था, v अपॉन वी प्लस या माइनस एफ एस। याद आ रहा है, क्लियर है। इसी से हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। तो ये कॉपी कर दो, लास्ट जिनको नहीं आया है लिख के कॉपी करो। तो अगर ये हो जाएगा तो तुम्हारा यहाँ पे टॉपिक होता है कंप्लीट। तुमको ये आना चाहिए अच्छे से, डॉपलर इफेक्ट। खड़े हो जाओ, बहुत बैठ लिया, खड़े हो जाओ और पढ़ के आओ नेक्स्ट टाइम अच्छे से। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरा जब भी क्लास होगा, साउंड पूरा अच्छे से पढ़ के आना है, लर्न करके आना है प्रॉपर। ठीक है, चलो अब कुछ थियोरी ले लो, अब कुछ तुमको काम आएगा कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए। हाँ हाँ, जाओ पानी भर के आ जाओ। चलो, प्लीज टेक डाउन, स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टीज, ये सबने कॉपी कर लिया ना ये, हाँ तो ले लो। स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन Doppler effect of sound and light. State the common properties between Doppler effect of sound and light. तो Doppler effect light में भी होता है और sound में भी होता है। Sound and light. अब तुम पता करो, सोचो अब कि Doppler effect कैसे यूज़ किया होगा टू स्टडी द यूनिवर्स। हमको कैसे मालूम पड़े कि स्टार्स दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर एक illuminating source of light is moving towards you मतलब you are the observer, right? तुम खड़े हो वहाँ पे और तुम्हारे सामने आ रहा है वो, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कम होगी कि ज़्यादा होगी? क्या होगी उसकी? कम होगी। यस और नो, क्या होगी? कम। अच्छा, स्पेक्ट्रम अगर तुमने पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स में स्पेक्ट्रम भी था थोड़ा सा, तो तुम्हारा स्पेक्ट्रम कहाँ से स्टार्ट होता है? वायलेट एंड एंड्स एट रेड। तो वायलेट की वेवलेंथ क्या होती है? शॉर्टेस्ट, और रेड की क्या होती है? लॉन्गेस्ट होती है। तो अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ आ रही है तो तुमको उसका कलर क्या दिखेगा भाई? ब्लू। स्कैटर सबसे ज़्यादा ब्लू होता है, राइट? पढ़ा है ना? तो क्या दिखेगा तुमको? ब्लू। तो अगर कोई इल्यूमिनेटिंग सोर्स तुम्हारे पास आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? ब्लू शिफ्ट। और अगर कोई चीज़ दूर जा रही है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। वेवलेंथ बढ़ेगी मतलब उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड। उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो डॉपलर इफेक्ट से हमको ये मालूम पड़ा कि जो स्टार्स है वो कहाँ जा रहे हैं भाई? दूर जा रहे हैं। तो इट वॉज रेड शिफ्ट। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से डॉपलर इफेक्ट ने हमको बताया कि कैसे स्टार्स दूर जा रहे हैं हमसे। तो अगर डॉपलर इफेक्ट नहीं होता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते सब चीज़ें।
क्लियर है चीज़? चलो ले लो, पहला प्रॉपर्टी ले लो। पहला है व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। सर अगर दूर जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, तो वेवलेंथ बढ़ रही है ना, इससे तो वेवलेंथ बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। रॉन्ग आंसर। हाँ यस, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी बेटा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। Whenever there is a relative motion between the observer and the source, whenever there is a relative motion between the observer and the source, comma, the recorded frequency is different. The recorded frequency is different than the emitted frequency. The recorded frequency is different than the emitted frequency. दूसरा पॉइंट, अच्छा यहाँ पे रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हमने ऑलरेडी एक टर्म दिया, इसको क्या बोलते हैं, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी इज हायर, recorded frequency is higher, recorded frequency is higher मुझे बताओ रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी कब हाई होगी, जब सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव अप्रोच। तो लिखो कॉमा, इफ देयर इज अ रिलेटिव अप्रोच, if there is relative approach, दोनों साइड से if there is relative approach. Next, recorded frequency is lower if recorded frequency is lower, comma, ये कब होगा, जब वो दूर जा रहे होंगे। दूर को हमने एक वर्ड दिया है, क्या बोलते हैं उसको, सेपरेशन, या उसको बोलेंगे रिसीड। सो इफ देयर इज अ रिलेटिव रिसीड, इफ देयर इज अ रिलेटिव रिसीड। एक लास्ट पॉइंट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट, रिसीड का स्पेलिंग RECEDE, RECEDE, रिसीड। लास्ट पॉइंट ले लो। अगेन ऐसे टाइप के क्वेश्चन शायद बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये सीटी में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो टेक डाउन दिस वेरी केयरफुली। ले लो, इफ द वेलोसिटीज ऑफ सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, इफ द वेलोसिटीज ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर are not along the same line, if the velocities of source and observer are not along the same line, their respective components along the line, if the velocities of source and observer are not along the same line, their respective components along the line joining them along the line joining them should be chosen for Doppler effect, and the same mathematical treatment should be chosen for the Doppler effect, and the same mathematical treatment is applicable. Same mathematical treatment is applicable. अब देखो इसका क्या मतलब हुआ गाइस, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज भाई एक इस तरीके से कोई जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, इसका कुछ एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा इस तरीके से एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है जिसका एंगल 60 डिग्री है।
अब ये तो सेम लाइन में है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम इसमें कॉम्पोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। तो कॉम्पोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा वी एस कॉस 30, ये कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस 60। तो जब मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वी एस कॉस 30 और ये कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस 60। कहने से अब ये दोनों एक ही लाइन में आ गए। तो अब इसका जो साइन कॉम्पोनेंट है उसको छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना है। अब किसको हमको ट्रीट करना है, वी एस कॉस 30 एंड वी नॉट कॉस 60, और हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इसका मतलब ये है, हमको ये करना है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे होता है टॉपिक कंप्लीट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हमारा टाइम है थोड़ा सा, तो इसके न्यूमेरिकल्स और कुछ एमसीक्यू करना है। ठीक है, चलो सब लोग बुक लाए क्या, नहीं लाए, वेरी गुड, ये आ गया। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अ साउंड कैरिड बाय एयर फ्रॉम अ सितार, सितार देखा सब लोग ने, फ्रॉम अ सितार टू अ लिसनर इज अ वेव ऑफ फॉलोइंग टाइप। कौन सा ऑप्शन आएगा, लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। क्या आएगा आंसर, रॉन्ग आंसर। अभी मैंने बताया साउंड अगर एयर में ट्रैवल करेगा ट्रांसवर्स हो ही नहीं सकता। में दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक तो स्टेशनरी और एक प्रोग्रेसिव। क्या आएगा आंसर, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब ट्रैवलिंग वेव, वेव ट्रैवल कर रही है। आपने वो ग्राफ बनाया था ना इंस्ट्रूमेंट वाला, वो दिमाग में। हाँ, तो लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव आएगा। क्या आएगा, लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव। नेक्स्ट, व्हेन साउंड वेव्स ट्रैवल फ्रॉम एयर टू वाटर व्हिच ऑफ दीज रिमेन्स कांस्टेंट है, रॉन्ग आंसर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती एक वेव की। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ट्रैवल करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा रिमेन सेम, तो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी। तीसरा, लाप्लास करेक्शन इन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन बाय न्यूटन इज नीडेड बिकॉज साउंड वेव्स आर। देखो न्यूटन को क्या लगता था कि इट वाज आइसोथर्मल, लाप्लास को क्या लगा, इट इज एडियाबैटिक। तो क्या आंसर आएगा, प्रोपोगेट एडियाबैटिकली, सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, वाटर, वैक्यूम, सॉलिड, सॉलिड, दैट्स राइट, सॉलिड। ये क्या बच्चों ने दिए लोग ने, हाँ। फिर नेक्स्ट बोला है, वॉल्स ऑफ अ हॉल बिल्ट फॉर अ म्यूजिक कंसर्न शुड एम्पलीफाई साउंड, रिफ्लेक्ट साउंड, ट्रांसमिट साउंड, एब्जॉर्ब साउंड। अरे म्यूजिक वॉल्स ऑफ अ हॉल बिल्ट, साउंड को एम्पलीफाई करना है कि एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करेगा। एम्पलीफाई क्या करेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा साउंड को। चलो अगला, अब न्यूमेरिकल चालू करो एक एक करके। तुमको मेरी बिल्कुल मदद नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस है। आईसीएसई वाले तो बहुत उसको फटाफट कर लेंगे। किसी को याद है एको का फॉर्मूला क्या होता है, एको, एको पढ़ा है एसएससी वालों ने, पढ़ा है ना। फॉर्मूला क्या होता था, अरे बाबा, इमेजिन करो जहां पे सोर्स पड़ा है वहीं पे कोई ऑब्जर्वर भी है, ठीक है। इसने साउंड एमिट की, तो ये साउंड जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेट्स से डिस्टेंस डी है, कितना है, डी है। अच्छा, फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस पहुंचेगी यहाँ पे, तो फिर से डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, डी का। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 2d। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू vt। ये एको के लिए यूज करना है। यहाँ पे v का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, t का मतलब टाइम इंटरवल फॉर एको, एंड d का मतलब पता है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। तो ये फॉर्मूला प्लीज कॉपी कर लो, तुम कोई भी किसी भी बोर्ड के हो, ये फॉर्मूला कॉपी कर लो, 2d इक्वल टू vt। यस, टाइम इंटरवल कितना है ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में, 2d इज इक्वल टू vt। अरे बात मत करो, चुप हो जाओ एकदम अब और सॉल्व करो। ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया है, तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन। चलो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन vt। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ सर्टेन साउंड वेव इन एयर हैज अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड एंड वेवलेंथ 1.7 मीटर। फॉर दिस वेव कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। स्टार्ट। एकदम लल्लू क्वेश्चन है, बच्चे करते हैं स्कूल के, तुमको तो आ जाना चाहिए। ए झुके ले, कितना झुकेगा, रोज खड़ा रहता है ना, हर बार पनिश होता है। लास्ट क्लास तो पनिश नहीं की, तो लास्ट क्लास तो आया नहीं था, मजा था खड़े रहने में तेरे को, हाँ। पढ़ के आ रहे कभी तो झुक जाएगा ऐसे ही तू।
काय झालं रे बाबा, काय झालं, क्या नहीं आ रहा है? पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया क्या? स्पीड दी हुई है 340, वेवलेंथ दिया 1.7, पहले निकाला फ्रीक्वेंसी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उससे निकालो f। फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा मैडम को, इनको याद ही नहीं आ रहा फॉर्मूला। तुम्हारा हो गया सॉल्व करके? अब टाइम पीरियड निकाल, अच्छा एक बार फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं ना? टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, से टाइम पीरियड आ जाएगा, निकाल लो। अरे बात मत करो प्लीज, नहीं तो मैं सब होमवर्क दे दूंगा। ये कौन बोला चलेगा? चलेगा तो होमवर्क, मैं सब होमवर्क देना चालू कर दूंगा फिर, और मैं कराऊंगा भी नहीं है। कितना आएगा 1/200, कितना आएगा 0.005 हर्ट्ज, सॉरी 0.005 सेकेंड्स, टाइम पीरियड सेकेंड्स में आएगा। क्या हो गया सॉल्व पहला वाला क्वेश्चन? अगर पहला वाला आ गया तो दूसरा वाला करो। दूसरा बोल रहा है अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। सेम फॉर्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा, उससे हो जाएगा सॉल्व। वेव नहीं होगा बे, वो ये होगा, धुआं होगा, पागल, स्मोक होगा वो। वेव कैसे दिख गई तेरे को? क्या हो गया? थर्ड सेकंड वाला आ गया सबको 340, तो थर्ड ट्राई करो। An echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of a fish 0.45 seconds after it was sent. If the speed of sound in water is 1500 meters per second, how deep is the shoal? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सेम, 2d is equal to vt, उससे निकालो आंसर। अरे फिर बात किया, बात मत करो, खुद से करो। और इजी है, इसमें तू ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सॉल्व करना है। क्या है सबको ये आ गया इसका आंसर? 337.5 मीटर। यूज करो 2d को vt और निकालो आंसर। ये आ गया है तो फोर्थ वाला करो, मतलब यस एक साथ, कोइंसाइड, कोइंसिडेंस बोलता ना, कोइंसिडेंस, कोइंसाइड। क्या सबको थर्ड वाला आ रहा है क्या सॉल्व करने? थर्ड वाला आया क्या? तो सॉल्व करो 2d को vt से। ये मुंडी क्या मिला रहा है? सॉल्व करना भाई, d निकालना है, v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, निकालना, सॉल्व कर। चलो फोर्थ वाला मैं करवाऊंगा, ये इजी है। तो चलो थर्ड हो गया सबका। चलो मैं फोर्थ सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है वो, अ गर्ल स्टैंड्स 170 मीटर अवे फ्रॉम अ हाई वॉल। एक लड़की एक दीवार से दूर खड़ी है 170 मीटर पे, एंड क्लैप्स हर हैंड्स एट अ स्टेडी रेट सो दैट ईच क्लैप कोइंसाइड विद द एको ऑफ द वन बिफोर। मतलब जब उसने ताली बजाया तो उसको एको सुनाई दी, जितनी बार वो ताली बजा रही है उसको एको सुनाई दे रही है। तो मतलब एको का टाइम इंटरवल किसके होगा? 1 क्लैप के लिए। वो बोल रही है शी मेक्स 60 क्लैप्स इन 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड्स। तो अगर 60 सेकेंड में उसने 60 क्लैप्स बजाई तो एक क्लैप के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। फॉर्मूला क्या था? 2d इज इक्वल टू vt। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 170। टाइम कितना निकाला? 1। 2 इंटू 170 कितना होता है? 340। 340 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 340। तो आंसर कितना आ जाएगा? 340 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 340 मीटर पर सेकेंड आ गया पहला आंसर। समझा ने क्या बोला? उसने जितनी बार ताली बजाई उतनी बार उसको एको सुनाई दिया। तो जब उसने एक ताली बजाई एको सुनाई दिया, दूसरी ताली बजाई एको सुनाई दिया, मतलब एको का टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1 क्लैप के लिए जितना टाइम लगा।
वाली बजाई हाँ। और जब उसको एको सुनाई दिया उसने दूसरी बजाई। करेक्ट, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो उसने एक ताली बजाई, एक को सुना दिया, फिर दूसरी ताली बजाई। के साथ दूसरी बजाई। हाँ, तो कौन साइड हो रहा है वो? तो एक क्लैप के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। दूसरा बोल रहा है नाउ शी मूव्स टू अनदर लोकेशन, फाइंड्स दैट शी शुड नाउ मेक 45 क्लैप्स इन 1 मिनट। तो सेम टाइम इंटरवल 45 मिनट्स कितने के लिए? 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड्स के लिए 45 क्लैप्स। तो एक क्लैप के लिए कितना होगा? टाइम निकालो, 4/3 हो जाएगा। सॉल्व करो, कितना आंसर? 4/3। 3/4 कैसे होगा? By 45 claps, 60 seconds. One clap will be how much? 60 upon 45. चलो सॉल्व करो सब लोग फटाफट। ये क्वेश्चन में होमवर्क देने वाला तुमको करवा रहा हूं मैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पहले वो सॉल्व करो फर्स्ट वाला पार्ट। चलो फिनिश्ड। पहला वाला आया जो मैंने बोला, ये क्वेश्चन आ गया। पहला वाला 340 आ गया। अच्छा, अब सेम करना है ना। अब पहले वहां पे कितना क्लैप्स था? 60 क्लैप्स फॉर 1 मिनट था। यहाँ पे कितनी हो गई अब? 45 क्लैप्स। तो 45 क्लैप्स के लिए 60 सेकेंड्स। सो 1 क्लैप के लिए हाउ मच टाइम? वो निकालो और 2D को VT में डालो। वो क्या सॉल्व? सेम ही तो करना है ना जो हमने पहले किया। 45 क्लैप्स के लिए 1 मिनट दिया है ना उसने, मतलब 45 क्लैप्स के लिए में बना 60 सेकंड से बना। तो 1 क्लैप विल टेक हाउ मेनी सेकंड्स? निकालो। बेटा 4/3 आएगा। 15 4 15 3 होता है, बराबर है 226 समथिंग, 226 समथिंग मीटर में आना चाहिए आंसर। यहाँ पे लोगों ने रॉन्ग दिया थोड़ा सा आंसर। ये आएगा 226 मीटर समथिंग आना चाहिए आंसर। भाई मिस्टेक्स है, उनको माफ करो, ठीक है। क्या वी? तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में कभी चेंज थोड़ा ना हो सकती, वो तो सेम ही होगी ना, वो तो कभी चेंज नहीं होगी। हम चाहे तब भी चेंज, हाँ चेंज कर सकते हो अगर तुम हीट करोगे तो एयर को, बाकी चेंज नहीं होगी स्पीड ऑफ साउंड। 226 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर, वही आंसर है। ये रॉन्ग दिया है यहाँ पे, 226 समथिंग आना चाहिए अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्पीड साउंड वेव ए हैज अ पीरियड 0.015 सेकेंड्स, साउंड वेव बी हैज अ पीरियड 0.025, विच साउंड हैज ग्रेटर फ्रीक्वेंसी? निकालो भाई। फ्रीक्वेंसी इज 1/t ना, जिसका टाइम रेट ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो 0.015 और 0.025 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? बी की ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। तो आंसर क्या आएगा? ए। अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकते। आया आंसर ए? समझा मैं क्या बोल रहा हूं भाई? जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1/t ना। तो 0.025 बी के लिए ज्यादा है, तो बी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो ए की क्या होगी? ज्यादा। तो ए आ गया आंसर। नेक्स्ट
सिक्स्थ ट्राई करेंगे सब। बेटा एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अच्छा अब इसमें ध्यान से देखो, वो बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 1.75 टाइम्स इट्स स्पीड एट एनटीपी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में तुम्हें पता टेम्परेचर कितना लोगे एयर का, उसका लोगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना लोगे? 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, क्योंकि ये लोग ने नहीं दिया है उसमें। अच्छा सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करोगे तुम लोग? अब केल्विन में, केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस हाउ मेनी केल्विन? 273 केल्विन। और लेकिन तुमको 273 लेना है कैलकुलेशन के लिए, 1.15 मत लो, 0.15 मत लो। चलो 6th क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं बोर्ड पे। सबका 5th हो गया एटलीस्ट सॉल्व करके? ठीक है। देखो दो केसेस दिए हुए हैं, केस 1 और केस 2। पहले में स्पीड ले रहा हूं मैं V1, दूसरे में स्पीड ले रहा हूं V2। इसमें टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया ये? 273 केल्विन। इसका टेम्परेचर निकालना है, T2 इज क्वेश्चन मार्क। अच्छा उसमें क्या बोला हुआ है? स्पीड ऑफ साउंड कितनी है इसमें? 1.75 टाइम्स। तो ये हो जाएगी तुम्हारी 1.75 V1, ठीक है। अच्छा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ साउंड एंड टेम्परेचर? नाउ मैं डिस्कस किया था लास्ट टाइम, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका एक्चुअल रिलेशन होता है V प्रोपोर्शनल टू रूट टी। कितना होता है? V प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ये टेम्परेचर, ये रिलेशन याद रखना है। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V1 इज इक्वल टू साइन प्रोपोर्शनलिटी को निकाल दो, क्या डालेंगे? कांस्टेंट डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया K, कुछ भी डाल दिया मैंने, रूट T1। और यहाँ पे V2 विल बी इक्वल टू व्हाट? K रूट T2। भाई K कैंसिल हो गया। अच्छा V2 कितना दिया उसने? 1.75 टाइम्स। सो V1 अपॉन 1.75 टाइम्स V1 इज इक्वल टू रूट, ये ना होल रूट ले लिया। T1 कितना दिया है? 273। अपने क्या निकालना है? T2 निकालना है। V1 सॉल्व हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये मैथ हो गई, सॉल्व करो, T2 का आंसर निकालो। ये करना है तुमको। तो ये रिलेशन याद रखो प्लीज, स्पीड ऑफ साउंड का और टेम्परेचर का, ये रिलेशन याद रखना है। ये सब दो रिलेशन याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CET। V इज इक्वल टू रूट टी। तो आई थिंक इसके लिए तुमको शायद लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे इतनी तो है नहीं है कि तुम 273 का रूट निकालोगे, तो लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। हाँ तो अगर स्क्वायर भी करेगा तो फिर से भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ना। अच्छा स्क्वायर, तो फिर 1.75 का स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, वो करो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1.75 का स्क्वायर इज इक्वल टू 273 अपॉन T2। तो T2 विल बी इक्वल टू 1.75 का स्क्वायर इंटू 273। किसी को कोई डाउट है क्या अभी टॉपिक में? कोई दूसरे अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिक्स जो हम करेंगे उसको अलावा कोई डाउट्स? कोई नहीं है ना? वेरी गुड वेरी गुड। वो देखने पड़ेंगे, वो वैसे मार्क करके रख लो। पूछ लेना मुझे फटाफट। आज नहीं, आज नहीं पूछोगे? अरे वेरी गुड वेरी वेरी गुड। तो ढूंढना पड़ेगा। अरे ये मैंने तुम लोगों को बात करने का टाइम दिया है,
अरे शर्म करो, अब तो सॉल्व करो। मतलब क्या ही ढीठ लोग हो तुम लोग यार, सही में। कितना आएगा आंसर? 273 इंटू 1.75 का स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करो। 1.75 का स्क्वायर निकालते निकालते बहुत लोग मिस्टेक कर देंगे यहाँ पे, है ना? तो ये तुमको वेकेशन में प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन की। कितना आएगा? टू 73 इंटू 1.75 इंटू 1.75, तुम्हारा आंसर आना चाहिए 836 केल्विन। कितना आना चाहिए? 836.0 हम लेंगे तो 836 केल्विन एज आंसर। चेक करते हैं आंसर आ रहा है क्या? वही, हाँ 836 ही तो आ रहा है, सही तो है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? देखो, अगर अब तुम मैथ के स्टूडेंट होते, अगर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होता, तो तुम अपना थोड़ा दिमाग यूज करते। अब मुझे बताओ 1.75 को क्या मैं 4 1 3 7/4 लिख सकता हूँ? क्या मैं 1.75 को 7/4 लिख सकता हूँ? यस और नो? लिख सकता हूँ। अब हमको 7 स्क्वायर और 4 स्क्वायर तो आता है। कितना होता है 7 स्क्वायर? 49, और 4 स्क्वायर कितना होगा? 60। तो अगर 273 इंटू 16/49 करते तो तुम्हारा काम आसान हो जाता। बट दैट इज ओके, तुमने 1.75 का स्क्वायर किया, दैट इज फाइन, लेकिन आंसर आना चाहिए 836 केल्विन के आसपास आना चाहिए आंसर। 846। हाँ सॉरी, इंटू 273 भी करना है फिर। 1.75 का स्क्वायर इंटू 273, तभी तो T2 आएगा ना। 1.75 स्क्वायर करके छोड़ दिया, उसके 273 को मल्टीप्लाई करेगा, T2 निकालना है। आया आंसर? नहीं, गलत आया। 836 के आसपास ही आना चाहिए। स्क्वायर का 2.9225 आया था तो मैंने 3 दिया। ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? आ गया आंसर, 836 आ रहा है। अरे मैं चेक कर लिया, आ रहा है। अरे प्लीज, मतलब अरे आ रहा है आंसर, बोल रहा हो तो 836 केल्विन के आसपास आएगा। अरे दाखो दाखो बाद में। चला नेक्स्ट, चलो ये क्वेश्चन, ये जो 8th क्वेश्चन है ना, ये आईसीसी वाले देख के उनको मजा आ जाना चाहिए, आनंद आ जाना चाहिए। तुमने ऐसे क्वेश्चन बहुत घसे हैं लास्ट ईयर, और एसएससी वाले इसको देख के थोड़ा रो, लेकिन फिर सॉल्व करो। चलो स्टार्ट। अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ्स है वो बेटा, एलिप्स नहीं है, क्लिफ्स है वो। टू पैरेलल क्लिफ्स, फायर्स अ गन, ही हर्न्स, अरे क्या इंग्लिश हो गई है। He hears two echoes, one after 3 seconds, another after 5 seconds. The separation between the two cliffs is 1360 meter. What is the speed of sound? Start. Logical question है, बहुत difficult question नहीं है। एक रफ डायग्राम बनाओ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करने की ट्राई करो। So राउंड ऑफ से इतना बड़ा डिफरेंस भी आ सकता है। 836 आ गया, टीचर खुश होकर मार्क्स देगा, टेंशन मत लो, कॉलेज के एग्जाम में मिल जाएगा। और सीटी में ऐसे तो क्वेश्चन आने ही नहीं वाले कुछ खास, और अगर आएंगे भी तो ऑप्शन में एक ही होगा जो मैच होगा। अरे तुमने अगर अब बात की तो मैं टॉपिक को खत्म कर दूंगा ये पे, और तुमको घर पे भेज दूंगा। डू यू वांट दैट? फिर मैं कराऊंगा नहीं, न्यूमेरिकल सिर्फ हो गए जो हो गए, खत्म। ये ट्राई करो खुद से, एसएससी वाले रोएंगे इसको देख के, उनने सॉल्व नहीं किया, आईसीसी वालों ने सॉल्व किया बहुत ऐसे क्वेश्चंस, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए फोकस करो और सॉल्व करने की ट्राई करो खुद से। देखो वहां पे, देखो क्या चल रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है वहां पे, क्या हो रहा है, ये सॉल्व करने बोला है मैंने। ये क्या क्वेश्चन वहां रीड क्यों कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्यों चालू किया है ये?
उससे क्या फर्क पड़ता है? एक डिस्टेंस को डी ले लो, तो दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा 1360 माइनस डी। यही तो लॉजिक है, बीचों बीच पढ़ा है वो कहाँ बोला तुमने? मिडल मिडल बोला है क्या उसने? फिर एक क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे खुद से, और आवाज मत करो, खुद से ट्राई करो पहले एटलीस्ट। ये मुझे मालूम है ये क्वेश्चन मुझे इवेंचुअली सॉल्व करना ही पड़ेगा बोर्ड पे। अगर तुम्हारा आंसर 340 के आसपास नहीं आ रहा है, अगर 200 में आ रहा है या 500 में है, तो समझ तुम्हारा आंसर रॉन्ग है। स्पीड ऑफ साउंड 500 के आसपास नहीं हो सकती है, 200 नहीं हो सकती स्पीड ऑफ साउंड। क्या मैं सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को? ट्राई कर रहे हो तुम लोग खुद से? नहीं आ रहा सॉल्व करने तो ICSE का अंदर है, रॉन्ग आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ्स, और दोनों क्लिफ के बीच डिस्टेंस कितना दिया है? 1360 मीटर। अच्छा, ये तो लॉजिक है कि उसने एक शॉट फायर किया तो उसको एको सुनाई देगा। कितनी बार? 2 बार। एक ये दीवार से टकरा के आएगी और एक दूसरी दीवार से टकरा के आएगी, ठीक है। तो जब यहाँ से टकरा के तो कितना लगा उसको? 3 सेकेंड्स। और जब यहाँ से टकरा के तो कितना लगा उसको? अच्छा, जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, मतलब कहने से ये डिस्टेंस ऑफ क्लिफ ये मैन से क्या होगा? दूर होगा। जब भी टाइम ज़्यादा लगा ना, यहाँ पे टाइम कम लगा, मतलब ये नज़दीक रहा होगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 1360, अगर सपोज मैं मान लूँ ये d है, तो ये कितना हो जाएगा? 1360 माइनस d हो जाएगा भाई। यस और नो? अब पहले इसके लिए केस 1 के लिए हम निकालते हैं। एको का फॉर्मूला क्या होता है? 2d = vt। तो ये कितना हो जाएगा? 2d = v, और टाइम कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो गया? ये 2d = 3v। 3v को इधर लेके आओ तो कितना हो जाएगा? -3v = 0। ये मेरा क्या बन गया भाई? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, सेकेंड केस में क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? 1360 माइनस कितना है? d इक्वल टू कितना लगा उसको एको के लिए? 5। तो कितना हो जाएगा? ये 5v हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 2 × 1360 कितना होगा गाइस? 2720, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? -2d को तो लगे मतलब प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 2d + 5v = 2720। ये तुम्हारा क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आता है इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल, पढ़ा होगा तो हम लोग ने मैथ में, इसको सॉल्व करो, d और v दोनों आ जाएगा, खत्म, सॉल्व हो गया। यही तो करना था हमको क्वेश्चन। अब इससे इजी क्वेश्चन, डी नहीं चाहिए तो खाली वी निकालो, डी को एलिमेंट करो। यही किया है, इक्वेट किया है, समझा। और देखा ये मेथड कितना इजी है, इसमें तुमको डी और वी दोनों आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ICSE वालों ने बहुत घसे हैं ऐसे क्वेश्चंस। बकवाना तेरे को कैसे नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये वाला? हाँ, ये तो बोर्ड में भी आता है ICSE के। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपल एको का फॉर्मूला यूज किया है, 2d = vt। भाई ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल कम लगा, यहाँ पे टाइम इंटरवल ज्यादा लगा, तो डिस्टेंस दूर है वो। सर ऐसा भी होता है ना कि d1 और d2 का वैल्यू लिया, मतलब जैसे 3v/2 2d = vt और फिर उसको ऐड करके 1360 चलेगा, आंसर तो आ जाएगा ना। ये समझने के लिए इजी है मेथड। आ गया 340, तो अगला ट्राई करो भाई। बुक क्या गए हो? बुक है ना, चालू करो आगे। समझा क्या नहीं? इजी क्वेश्चन है वो। ऑब्वियसली 1:1.1 है रेशियो, बराबर है। कितना आएगा v का वैल्यू? सॉल्व करो, इससे कितना आ रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन?
340 आ रहा है, या सॉल्व हो गया कि डायरेक्टली लिख दिया आंसर? हो गया ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 340 मीटर पर सेकेंड। दैट्स योर आंसर। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं गाइस। ठीक है, चलो अगला सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या बोल रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे? इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट अ गिवन प्लेस ऑन 2 डिफरेंट डेज ऑफ अ गिवन वीक आर इन द रेशियो ऑफ 1:1.1। स्पीड ऑफ साउंड दी हुई ये लोग ने, उसका रेशियो दिया है 1:1.1 2 डिफरेंट डेज पे। Assuming the temperature on 2 days be same, what quantitative conclusion can you draw about the condition on 2 days? याद करो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी? एक तो करती थी वो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम है तो ये तो चला गया। दूसरा ह्यूमिडिटी, याद आ रहा है? ह्यूमिडिटी पे अगर ह्यूमिड एयर होगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो दिया है 1:1.1, मतलब यहाँ पे ज्यादा है, मतलब सेकंड केस में ह्यूमिडिटी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, अब रिलेशन क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी में? ये हमने किया है। स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या होता है? स्क्वायर रूट। अगर याद होगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट ई बाय रो। ई का मतलब होता है इलास्टिसिटी, रो का मतलब डेंसिटी। एयर है तो इलास्टिसिटी सेम है, वो तो चेंज नहीं होगी। तो तुम्हारा रिलेशन हो जाएगा V इज इक्वल टू रूट ई बाय रो। याद होगा ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था। इलास्टिसिटी कांस्टेंट है भाई, तो चेंज ही नहीं हो रही, एयर की है तो मतलब V का रिलेशन क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ रो हो गया। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी भाई? कम होगी। तो ह्यूमिड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है कम होती है? भाई कम होती है। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होगी तो स्पीड क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। निकाल लो रिलेशन, हो गया सॉल्व। हो गया ना सॉल्व? कि ये भी सॉल्व करूं मैं आप बोर्ड पे, इतना कर लोगे ना इसके आगे। तो ये V1 ले लो, रो 1 ले लो, दूसरा V2 ले लो और रो 2 ले लो। V1 और V2 का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 1:1.1। सॉल्व करो, निकालो रेशियो ऑफ डेंसिटी। खाली एग्जाम में प्लीज मेंशन कर देना V1 का मतलब क्या होता है, V2 क्या होता है, रो 1 क्या होता है, रो 2 क्या होता है। चलो चलो फास्ट। वहां पे किसी को कोई डाउट है कुछ टॉपिक्स में, कोई कुछ पूछना है मुझे तो पूछ सकते हो। सर्च करके नेक्स्ट टाइम आओगे। आ गया ना? 1.1 का स्क्वायर कितना होगा? 1.21 ही तो होगा। निकाल लो भाई रेशियो दोनों का, V1 बाई V2, रो 1 रो 2 कितना आएगा रेशियो? रो 1 रेशियो रो 2 इक्वल्स टू 1.21। रो 1 शुड बी स्मॉलर और ग्रेटर। रो 1 शुड बी व्हाट? ग्रेटर। तो रो 1 बड़ा आएगा, राइट। कितना आ रहा है आंसर इसका कि मैं सॉल्व करूं ये भी? मेरे को समझ ही नहीं आता। फिर से मैंने कांस्टेंट लिया k, तो ये हो गया k अपॉन रूट रो 1 और ये तुम्हारा हो गया k अपॉन रो 2। तो भाई k कैंसिल हुआ, मतलब ये V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा? रूट ऑफ रो 2 अपॉन रो 1 आ जाएगा, क्योंकि रो 2 ऊपर जाएगा और रो 1 नीचे आएगा। इसका रेशियो कितना दिया है? 1/1.1। तो ये हो जाएगा 1/1.1 इज इक्वल टू रूट ऑफ रो 2 अपॉन रो 1। अब स्क्वायर करो दोनों साइड तो कितना हो जाएगा? 1/1.21 हो जाएगा और रो 2 अपॉन रो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? रो 1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1/1.21 रो 2। ये आ गया तुम्हारा रेशियो, ये आएगा आंसर। ये क्या डिफिकल्ट मैथ है, वो समझ नहीं आ रहा अभी। 1/1.1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/1.21। 11 का स्क्वायर 121 तो होता है, वही लिखा है मैंने। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट रीड करो। अब आई थिंक डॉपलर इफेक्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन।
4 ये कर रहे हैं 5 6 8। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अ पुलिस कार ट्रेवल्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्व टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्वर स्टेशनरी, मतलब V0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 at a speed of 50 meter per second. The siren on the car emits a sound of frequency 250 hertz. Calculate the recorded frequency. Recorded frequency मतलब क्या निकालना है, apparent frequency मतलब f0 निकालना है. Speed of sound दिया 340. ऑब्जर्वर क्या यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो क्या फॉर्मूला आएगा अपैरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का, f0 इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट, वी नॉट तो गया तो ये कितना होगा टूवर्ड्स है, तो मतलब क्या होगा v माइनस वी एस और कितना आ जाएगा fs. स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया लोग ने 340, तो ये हो जाएगा 340 अपॉन 340 माइनस सोर्स का कितना दिया है स्पीड 15, तो ये हो जाएगा 15 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 250, तो यहाँ पे 250 खत्म हो गया. सॉल्व करो गेट द आंसर. फॉर्मूला याद रखना है बस, जो फॉर्मूला हमने लिखा था वही फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया मैंने वैल्यू, f0 इज इक्वल टू v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ एस. टूवर्ड्स आ रहा है इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, इसलिए मैंने माइनस साइन लिया यहाँ पे. अगर अवे जा रहा होता तो फ्रीक्वेंसी कम होती, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम प्लस साइन लेते हैं. सॉल्व करो आंसर निकालो फटाफट. कितना आएगा इसका आंसर 340 अपॉन 335 हो जाएगा ना, 340 अपॉन 335 इंटू 250 325, अच्छा 340 ओके, तो 325 हो जाएगा, तो 340 अपॉन 325 इंटू 250. सॉल्व करो गेट द आंसर खत्म. क्या आ रहा है आंसर 261.5. आला आला रे आला 261 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर. सॉल्व, ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते तो लॉग टेबल यूज करो, लॉग टेबल से निकालो, वो भी कर सकते हो सॉल्व उससे भी. ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, द साउंड एमिटेड फ्रॉम द साइरेन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज. द स्पीड ऑफ अ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर if the ambulance initially travels towards and then away from the observer at a speed of 30 meter per second. मतलब पहले केस में vs की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 towards the observer और दूसरे केस में दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. दोनों केस में जो फ्रीक्वेंसी है उसका डिफरेंस निकालना है हमको. चलो हो जाओ. ऑब्जर्वर अभी भी क्या है स्टेशनरी है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा सेम जो मैंने लिखा है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. दो केसेस है, दोनों में f0 निकालो, दोनों में सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालो, वही पूछ रहा है वो. फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. और ये क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करो. चलो फटाफट, एकदम इजी क्वेश्चन है.
पहले वाले केस में कितना आएगा आंसर? पहले वाले केस में एफ नॉट निकालना है। स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 340। तो 340 अपॉन 340 माइनस 30 इंटू 1500, ये पहले केस में। सेकेंड केस में कितना आएगा? 340 अपॉन 340 प्लस 30 इंटू 1500। माइनस और प्लस का सिर्फ डिफरेंस है दोनों में गाइस, क्योंकि जब वो टूवर्ड्स जा रहा है तो नीचे माइनस आएगा, जब वो अवे जा रहा होगा तो क्या आएगा? प्लस आएगा। बस वही सॉल्व करना है और निकालना है आंसर। चलो फटाफट। पीएस तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, खाली एक में टूवर्ड्स जा रहा है और अवे जा रहा है, स्पीड दोनों में सेम है। तो तुम्हारा बनेगा 340 अपॉन 340 माइनस 30 इंटू 1500 पहले केस में। दूसरे केस में बनेगा 340 अपॉन 340 प्लस 30 इंटू 1500। दोनों में जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस निकालना है आपको। अरे सॉल्व करो ना, क्या देख रहे हो इधर उधर? सॉल्व नहीं करने आ रहा है? हाँ FO1 और FO2 का जो आंसर आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, उसका डिफरेंस वो आंसर आएगा। ये मैथ करना है, ये कंप्लीट करो। यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, साउंड डन एंड डस्टेड। ठीक है, तो इसके आगे तुमको नहीं आ रहा सॉल्व करने। अब 340 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 340 माइनस 300 कितना हो गया? 310 हो गया। 340 अपॉन 310 इंटू 1500, बस 0 0 कैंसिल करो। 34 अपॉन 31 इंटू 1500 करना है। 34 को 30 में से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? बस वही करना है। ऑल राइट, तो ये कंप्लीट करो। यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है एंड यू गाइस कैन गो नाउ। ठीक है, चलो। और तुम्हारा जो मैथमेटिकल मेथड्स है आई विल आस्क देम, वो रख लेंगे। चलो बाय बाय, मेरी क्रिसमस टू एवरीवन।